Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of June 2020. तो 9 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है, हिमांश समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एन ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, बी हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर, या डी नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन. तो याद रखिएगा, हिमांश जो है एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन है. एंड 6 हिमालयन ग्लेशियर्स आर मॉनिटर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च हैज़ बीन रिट्रीटिंग इन द रेंज ऑफ 13 to 33 मिलीमीटर्स पर ईयर. ये पता करने के लिए उन्होंने एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन बनाया, हिमांश इन हिमालयाज. ठीक है ना. ये सुत्री ढाका एक रिमोट लोकेशन है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी ऑफ हांगकॉन्ग. हांगकॉन्ग रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला है, इट इज़ अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन. सेकंड है, इट इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय चाइना अंडर द प्रिंसिपल ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन. Which of the following statements are correct? One only, two only, both, या none? The correct answer for this will be D, none. दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी ज़रूर है लेकिन पैसिफिक ओशन में नहीं है. दूसरी चीज़ ये 1 कंट्री 2 सिस्टम पे बेस्ड है, ना कि 2 नेशन सिस्टम पे. याद रखिएगा, ठीक है ना. हांगकॉन्ग के अंदर एक ऑटोनॉमस रीजन रहता है जहाँ पे अलग से वो रहता है, स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन, लेकिन अलग से कोई कंट्री नहीं है वो. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेटमेंट कह रहा है, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न मे नोटिफाई ए कास्ट एज शेड्यूल्ड कास्ट. सेकंड है, अंडर द आर्टिकल द पावर टू मेक चेंजेस इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट लाई ओनली विद द पार्लियामेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both, या none? तो करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. तो आर्टिकल 341 कहता है, प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी it is a state after consultation with the governor may by notification specify a caste as scheduled caste. ठीक है ना. ये आपको याद रखना है. पहला स्टेटमेंट जो था वो सही था. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन इशूड अंडर आर्टिकल 341(1). अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज? A, high antiquity of its early text recorded history over a period of 1500 to 2000 years. B, a body of ancient literature text which is considered as valuable heritage by generations of speaker. C, should be spoken by at least a population not less than 2 lakh and have minimum 2 generational speakers. D, a literary tradition that is original and not borrowed from other स्पीच कम्युनिटी. तो आपको आंसर दिख गया होगा, सी विल बी द आंसर. कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है स्पीक करने वाला. ये 3 ज़रूर है, तो इनको याद रखिएगा कि क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं. आगे मूव करते हैं. एलजी ओवर रूल्स दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर्स टू रिस्ट्रिक्ट कोविड-19 पेशेंट. अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर न्यू दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में किसी को इलाज चाहिए कोविड-19 का, तो उसे पहले डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा कि ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली. उसको डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ देना पड़ेगा. बट लेफ्टिनेंट गवर्नर बीइंग द हेड ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो DDMA है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उसका जो हेड होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है. तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन है, वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको लगेगा कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन हेड करता है, उसको चीफ मिनिस्टर हेड करता है. तो इस कारण से कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं. अगर कोई पूछता है कि NDMA को कौन हेड करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है. कोई पूछे SDMA को, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन हेड करता है, उसको चीफ मिनिस्टर करता है. पर अगर कोई पूछे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर को, तो वहाँ को DM हेड करता है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. और अगर कोई आपसे पूछता है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन हेड करता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, CM मत कर देना, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको हेड करता है. ठीक है ना. इस कारण से उस कैपेसिटी में उसने ये डिसीजन लिया है और उसने कह दिया कि ये स्टे लगा दिया इस डिसीजन पे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबको इलाज दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंट. कहाँ का रेसिडेंट है ये मैटर नहीं करता. दूसरा, LG ने कहा है कि जो ICMR की गाइडलाइंस है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस है, वो भी आपको फॉलो करनी है वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड ऑल विदाउट एनी डेविएशन. बिना किसी डेविएशन के आपको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है. ठीक है ना.
अभी आप गवर्नमेंट ने कहा था कि कोविड-19 का जो टेस्टिंग होना चाहिए ओनली फॉर द सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होना चाहिए, केवल सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होना चाहिए, तो ये भी गलत उन्होंने कर दिया, ये भी ओवरटर्न कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सिम्टोमेटिक नॉन सिम्टोमेटिक दोनों को होगा, ठीक है ना, अगर कोविड-19 पॉजिटिव है तो। देन एलजी ने बोला कि राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, इस कारण से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो हमको डिस्कस करनी है। राजस्थान टॉप्स इन द जॉब स्कीम, तो ये मनरेगा की बात चल रही है। मनरेगा आप सबको पता होना चाहिए कि मनरेगा की कंडीशन क्या है कि एडल्ट पहले तो एडल्ट यूथ के लिए है, एडल्ट यूथ के लिए, दूसरा कि दोज हु आर रूरल एरिया फ्रॉम द रूरल एरिया, तो रूरल एडल्ट, और तीसरा है अनस्किल्ड वर्क। ओके, तो रूरल एडल्ट एंड अनस्किल्ड वर्क, ये 3 कंडीशंस रहती हैं और 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और अगर आपको काम नहीं मिलता है अप्लाई करने के बाद, तो 15 दिन के बाद से आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो ये इतनी 4 कंडीशंस ही हैं इंपॉर्टेंट जो कि याद रखने वाली हैं। मनरेगा एक्ट के बाद ये आया था और इसमें राजस्थान जो है इसने इस बार टॉप किया है। द टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स इंगेज्ड अंडर मनरेगा इन राजस्थान इज 49.52 लाख विच इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। ओके, हाईएस्ट कंट्री में यहीं पे है, मतलब कि राजस्थान में ही है। और सजेशंस कुछ और दिए गए हैं राजस्थान में, जैसे कि इंक्रीज द नंबर ऑफ गारंटीड डेज फ्रॉम 100 to 200, क्योंकि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा जो रोज़गार छिना है और जो कंडीशन और ख़राब हुई है, तो उसको सुधारने के लिए आप 100 दिनों से बढ़ा करके 200 दिनों तक कर सकते हो मनरेगा में। जो नंबर ऑफ डेज का एम्प्लॉयमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एडिटोरियल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लास्ट में हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। द ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट। ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट रखा, पहला इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट रखा। द समिट वॉज नोट वर्दी फॉर इट्स नोवेल मॉडस ऑपरेंडी। क्यों नोवेल मॉडस ऑपरेंडी था? क्योंकि ये इस तरह का वर्चुअल समिट था पहली बार का। तो ऑथर ने कहा कि कोविड-19 जैसा टाइम है उस समय ऐसी चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो ऐसे में ई समिट्स, इसको ई समिट कहा गया है। ऐसे में ई समिट दे आर प्रैक्टिकली मोर सेफर, मोर टाइम सेविंग एंड मोर इकोनॉमिकल। ओके, क्योंकि आपको जाने का खर्चा बच जाता है, रहने का खर्चा बच जाता है, वहीं ऑफिस में आप बैठे हैं, वहीं ऑफिस में आपने कर लिया ई समिट, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज़ वेरी कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग एंड इट इज़ ऑल्सो सेफर फॉर द लीडर्स एंड ऑल, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो है वो अवॉइड हो जाता है। ओके, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सार्क लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ऑर्गेनाइज की थी। ओके, G20 लीडर समिट भी हुआ था इसके बाद। देन जो 4 मई को नॉन अलाइन मूवमेंट का हुआ उसमें भी उन्होंने भाग लिया। ओके, बट ये जो ऑस्ट्रेलिया का था समिट वो काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट था और वहाँ पे मल्टीपल एग्रीमेंट्स भी एक्सचेंज किए गए। ऑथर ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई है, कुछ प्रॉब्लम बताई है इस ई समिट की, ऑनलाइन समिट की। वो क्या है? ई डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि दे विल बिकम लेस प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स। अब आप खुद सोचो कि जब आमने सामने बैठ के बातचीत होती है तो ज़्यादा अच्छे से आप मुद्दों को डिस्कस कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, रादर कि आप ई समिट्स के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आप क्लियरली अपनी बात को उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि जो डिलीवरेबल्स होते हैं, मतलब कि जो एग्रीड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कम साइन होंगे और आगे फ्यूचर में ई समिट जो है वो बहुत कम प्रोडक्टिव रह जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा कि कई ऐसे चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी स्टिकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। जब वो स्टिकिंग पॉइंट्स आते हैं तो आपको बैठ करके आमने सामने बैठ करके काफ़ी टाइम दे करके बात करनी पड़ती है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, ठीक है ना। बट वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस रहता है और यहाँ पे डिलीवरेबल्स वही वाली बात है कि आउटकम कम निकलेंगे, ठीक है ना। अगली जो सबसे बड़ा इशू है वो है साइबर सिक्योरिटी का, थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी का इशू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैकिंग, देखो ऑनलाइन कोई भी चीज़ होगी तो हैकिंग के लिए बिल्कुल हो सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबमिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फिर वल्नरेबल हो जाएगी। दे आर सब्जेक्ट टू हैकिंग ऑफ क्लासिफाइड कंटेंट मेकिंग द लीडर्स वॉरियर। पहले क्या होता है? वेरियर। तो होता क्या है, देखो नॉर्मल जब आप आमने सामने बैठ करके बात करते हो तो आप क्या करते हो, बहुत सारे आपकी क्लासिफाइड चीज़ें रहती है वो भी डिस्कस कर लेते हो, वो किसी के सामने नहीं आ पाती। बट अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जब आप ई सबमिट्स कर रहे हो या इस तरह से ऑनलाइन कर रहे हो तो हैकिंग हो सकती है, कंटेंट आपका बिल्कुल चुराया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन पहले क्या क्या प्रॉब्लम बताई? ई डिप्लोमेसी में डिलीवरेबल्स कम रहेंगे, स्टिकिंग पॉइंट्स को सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा कम आपका मतलब प्रोसीजर है, एंड बड़े बड़े जो सबमिट्स, बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइन होना पॉसिबल नहीं रह पाएगा। देन ई डिप्लोमेसी रिस्कियर है, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एंड
लेकिन लास्ट में ऑथर ने यही कहा कि यट हैविंग सम समिट इज बेटर देन नॉट हैविंग एट ऑल। तो कोई समिट ना हो इससे अच्छा तो कुछ समिट होते रहे ज़्यादा अच्छा है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे हरियाणा में याद रखिएगा हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 आया है, जिसमें कि उसने हिंदी को एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया इन द लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द स्टेट। ओके, तो इसको चैलेंज किया गया है इन द सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ बीन चैलेंज्ड। ओके, इसको अब चैलेंज किया गया है एंड ठीक है ना, इसको याद सॉरी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, बट इसको चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दे हैव आस्क्ड द लॉयर्स टू अप्रोच द हाई कोर्ट। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाओ और इस चीज़ को देखो, क्योंकि ये हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 जो है उसने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहना चाहिए कि हिंदी को सोल लैंग्वेज की तरह कर दिया, जैसे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। INS शार्दुल इवैक्यूएट्स 233 फ्रॉम ईरान। तो यहाँ पे हम 2-3 जो इंडियन नेवल शिप्स हैं उनके नाम देखेंगे और कहाँ कहाँ से वो आए। तो INS शार्दुल अभी बंदर अब्बास इन ईरान, बंदर अब्बास पोर्ट जो है वो ईरान में, ये भी याद रखना कि बंदर अब्बास पोर्ट जो है वो ईरान में है। वहाँ से 233 इंडियन नेशनल्स को लेकर आया। किस स्कीम के अंतर्गत लेकर आया? समुद्र सेतु योजना के अंदर, ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंदर। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है, इंडियन नेवी का है। ओके, इंडियन नेवी का है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगर कोई पूछे किसका है तो इंडियन नेवी का है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके अंतर्गत INS जलाश्व भी गया था और INS मगर भी गया था। तो INS जलाश्व जो था वो मालदीव से लेकर के आया था और INS जो मगर था वो अपना श्रीलंका से लेकर के आया था। INS शार्दुल बंदर अब्बास ईरान से लेकर के आए स्ट्रैंडेड इंडियंस को। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत ये सारे लोग वापस लाए जा रहे हैं। ठीक है ना। ED सर्चेस टूर ऑपरेटर इन मुंबई। तो ED 2 बार आ चुका, ऊपर नीरव मोदी के नाम पे आया था, तो ये देख लेते हैं। ED जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ 2 स्पेशल फिजिकल लॉज। 2 लॉज हैं जिनको कि इंप्लीमेंट करने का काम ED करता है। पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा एक्ट 1999 का, एंड दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, PMLA 2002। ठीक है ना, तो ये 2 लॉज हैं जिनको कि बेसिकली वो इंप्लीमेंट करने का काम करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे तो ओरिजिन जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो 1 मई 1956 को है, जब वो इन्फोर्समेंट यूनिट की तरह बना था। तब उसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, तब वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1957 में इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट यूनिट को बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से हटा करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास डाल दिया गया। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पावर्स अगर देखो तो 2 लॉज को इंप्लीमेंट करने का पावर है फेमा, विच इज अ सिविल लॉ हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज एंड रेगुलेशंस विद द पावर्स टू इम्पोज पेनल्टीज एंड दोज एडजस्ड गिल्टी। तो फेमा एक सिविल लॉ है, याद रखिएगा, फेमा एक सिविल लॉ है। PMLA जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, इट्स अ क्रिमिनल लॉ वेयर बाय द ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू कंडक्ट इंक्वायरीज to locate provisionally attach confiscate properties right from scheduled offenses beside arresting and prosecuting for money launderers। तो मनी लॉन्डरर्स को इसमें अरेस्ट करने और प्रोसिक्यूट करने का भी प्रोविजन है PMLA के अंतर्गत। ठीक है ना। कंपोजिशन देखो तो बिसाइड डायरेक्टली रिक्रूटिंग पर्सनल, द डायरेक्टरेट ऑल्सो ड्रॉज ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस एक्सेट्रा ऑन डेपुटेशन। यहाँ से भी लोग इनको लाया जाता है। स्पेशल कोर्ट में मतलब फॉर ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ PMLA। जो सेक्शन 4 है PMLA का, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसका सेक्शन 4 है जो कि पनिशमेंट के लिए ऑफेंसेस को ट्रायल की बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द डेलीगेट्स 1 और मोर सेशन कोर्ट्स एज ए स्पेशल कोर्ट। तो वो जो है वो PMLA के सेक्शन 4 के केसेस को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है सेशन कोर्ट्स को एज द स्पेशल कोर्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर कोई अपील करनी है PMLA कोर्ट से, PMLA कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, तो वो अपील आप हाई कोर्ट में करोगे। याद रखिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस ED एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ऑन टॉप द रोरिंग 40s, अब यहाँ पे है बेसिकली वर्ल्ड ओशियन डे था 8 जून को। पहली चीज़ तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ओशियन डे था 8 जून को। अब यहाँ पे रोरिंग 40s ये सब बात लिखी है, बताता हूँ। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s, ये 3 याद रखिएगा। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, दे आर द विंड्स दैट बैटर द सदर्न ओशियन। तो सदर्न ओशियन में जाने वाली ये विंड्स हैं, याद रखिएगा।
एंड ऑन द फ्रिंजेस ऑफ एंटार्क्टिका। इनका नाम जो है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, ये उनके लैटिट्यूड से आता है। तो 40 से 50 के बीच में, 40 से 50, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, ये जो अलग अलग लैटिट्यूड हैं उनमें बेसिकली ये बहती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सदर्न ओशियन में एंटार्क्टिका के पास रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s ये जाती हैं। दे आर टेरिफाइंग इन द इंटेंसिटी दे इवोक एंड विद जस्ट कॉज लॉन्ग फियर्ड फॉर द डिवास्टेशन दे कुड रेक। बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन भी कर सकती हैं, शिपिंग रूट्स में आने वाले शिप्स को, बोट्स जो कि सेल करते हैं वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं अगर चाहें तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रीज़न है कि क्यों ये आती हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड कम है। याद रखिएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, जो सदर्न हेमिस्फीयर अपने पास, वहाँ पे लैंड कम है। दे हैव लेस लैंड मास टू स्लो देम डाउन। जहाँ लैंड मास ज़्यादा रहता है वो उनको ज़्यादा स्लो करता है, बट यहाँ पे सदर्न साइड में लैंड मास कम है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से ये फ्लो करती हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। न्यूजीलैंड इज़ फ्री ऑफ कोविड-19। तो न्यूजीलैंड ने खुद को कोविड-19 फ्री घोषित कर दिया है, ठीक है ना। इसके पहले आई थिंक स्लोवेनिया ने भी खुद को घोषित कर दिया था। स्लोवेनिया वाज आल्सो दैट जिसने कि खुद को कोविड-19 फ्री घोषित किया है। इंट्रा अफगान टॉक्स टू बिगिन सून। अब यहाँ पे पहले तो इंट्रा अफगान टॉक्स सून शुरू होने वाली है। यहाँ पे एक बातचीत का नाम लिखा है ट्रैक टू डायलॉग। अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रैक टू डायलॉग वर इन न्यूज़ रिसेंटली, तो याद रखिएगा काबुल बेस्ड हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी है, काबुल में हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था ट्रैक टू डायलॉग। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अब क्या है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान से बातचीत करना शुरू करे, क्योंकि अब कोई भी फ्यूचर अगर तालिबान का है, अफगानिस्तान का है, तो वो तालिबान के साथ बिना बातचीत किए नहीं पॉसिबल हो सकता। इस कारण से ये बातचीत शुरू की जा रही है, ठीक है ना। तो रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो। यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का नाम आया था, तो बता दो हार्ट ऑफ एशिया यानी कि इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया को इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस्तांबुल प्रोसेस क्या है या हार्ट ऑफ एशिया क्या है, तो इसको हार्ट ऑफ एशिया को इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। अब ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रीजनल, इन ऑर्डर टू सॉल्व डिस्कस द रीजनल इशूज़, पर्टिकुलरली इनकरेजिंग सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग अफगानिस्तान एंड इट्स नेबर। तो अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए, ट्रैंक्विलिटी लाने के लिए, उनके नेबर्स के साथ उनके रिलेशन को अच्छा करने के लिए बेसिकली एक प्रोसेस स्टैब्लिश की गई जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ एशिया यानी कि इस्तांबुल प्रोसेस बोली गई है। दिस रीजन लेड डायलॉग वॉज लॉन्च इन नवंबर 2011। ये जो रीजन स्पेसिफिक बातचीत है ये 2011 नवंबर में स्टार्ट की गई थी एंड एक्सपैंडेड पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इट्स नेबर्स। ओके, तो याद रखिएगा दिस प्रोसेस हैज 3 पिलर्स। इसमें 3 पिलर है बेसिकली। पहला है पॉलिटिकल कंसल्टेशन, दूसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड तीसरा है कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल कंसल्टेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। थोड़ा समय की कमी इसलिए आई थिंक कि आज मैं एडिटोरियल्स आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एडिटोरियल इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे जब मुझे टाइम मिलेगा, बट अभी शायद मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए लेट हो रहा हूँ, सो पार्डन मी फॉर दैट। हो सके तो आप इसके साथ बियर कर लीजिए। एक एडिटोरियल तो हमने डिस्कस कर लिया, ई सबमिट वाला, वो इंपॉर्टेंट था। बाकी जो कंसेप्ट वाले हम कर लेंगे। इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 3.2% इन द फाइनेंशियल ईयर 21। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इकोनॉमी जो है वो 3.2% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसा उन्होंने बताया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमी है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 21। ओके, वर्ल्ड बैंक का ऐसा कहना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। स्टिमुलस हैज़ नॉट हेल्प्ड एमएसएमईज। अब सबसे पहली बात कि एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, है ना, उन्होंने कहा था 3 लाख करोड़ का पैकेज निकालेंगे, 20,000 करोड़ अलग से निकालेंगे। तो एमएसएमई सेक्टर का कहना है कि ये काफ़ी तो है, लेकिन इसकी जो मेथडोलॉजी है और किस तरीके से मिलेगा अभी तो कोई विजिबल बेनिफिट नहीं दिख रहा है। लोगों को पैसा तो मिला नहीं। अनाउंस करने को क्या है, अनाउंस करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, एग्जाम सबमिट सिंबल की तरह से 50,000 करोड़ का पैकेज है, लेकिन ऐसा अनाउंस करने से कुछ नहीं होता ना, जब तक कि आप इंप्लीमेंट ना करो। तो ऑन ग्राउंड नहीं है ऐसा। किसने कहा ऐसा? ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, AIMO का कहना है। AIMO क्या है बेसिकली? इट वाज फाउंडेड बाय भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया ओवर 75 ईयर्स अगो। याद रखेगा, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत रत्न M विश्वेश्वरैया ने 75 साल पहले बनवाया था।
This organization has established itself as a body committed to industrial progress with motto prosperity through industry. तो इसका motto है prosperity through industry and it has established itself as a body committed to industrial progress with motto prosperity through industry. It has been recognized by the government as an apex organization of industry and given representation on most of the policy making bodies of the central and state government. तो इसको government recognize करती है और एक apex organization के रूप में industry के terms में, और इसको हर पॉलिसी मेकिंग बॉडी में लगभग जगह मिलती है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, रोल ऑफ माइक्रो आरएनए इन ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ टंग कैंसर सेल। तो टंग कैंसर सेल में एक रिसर्च हुई है रिसेंटली बाय द रिसर्च टीम ऑफ आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की जो माइक्रो आरएनए है। माइक्रो आरएनए यानी कि एमआईआरएनएज माइक्रो आरएनएज, उसमें से एक स्पेसिफिक है MIR-155। MIR-155 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ओवर द टंग कैंसर सेल्स। ओके, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस होते हैं इन द टंग कैंसर। तो ये चीज़ रिसर्च में पता करी है आईआईटी मद्रास ने। MIR-155 नाम याद रखिएगा, माइक्रो आरएनए है। इट इज़ ओवर एक्सप्रेस्ड इन टंग कैंसर, टंग कैंसर में ओवर एक्सप्रेस रहता है ये, ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि ये रिसर्च कैसे हेल्पफुल रहेगी। ये रिसर्च इस तरीके से हेल्पफुल रहेगी कि अगर आपको ये पता चलेगा कि MIR-155 में ओवर एक्सप्रेस होता है तो आप इसको क्या कर सकते हो कि जो थेरापेटिक्स हैं यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो डेवलप कर सकते हो इसको, इसके मद्देनज़र रखते हुए। तो थेरापेटिक्स मेडिसिन डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टर्म्स में माइक्रो आरएनएज होते क्या हैं, दे आर शॉर्ट नैनो कोडिंग आरएनएज कंटेनिंग 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड दे पार्टिसिपेट इन वर्चुअली ऑल बायोलॉजिकल पाथवेज इन एनिमल्स। दे पार्टिसिपेट इन ऑल बायोलॉजिकल पाथवेज इन एनिमल्स, याद रखिएगा। देन MIRNAs जो कैंसर से एसोसिएटेड रहते हैं उनको ऑन्कोमीर्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। द MIRNAs एसोसिएटेड विद द कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोमीर्स। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम द डे। 2 एडिटोरियल जरूर हमने छोड़े अभी, लेकिन वो मैं अलग से या तो कल आपको न्यूज़ में इंक्लूड कर दूंगा या अलग से बता दूंगा। न्यूज़ आइटम आपके पूरे हो चुके हैं। दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।